नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी में सचक रूप से बने होंगे। तो कल की क्लास में हमने क्षेत्रमिति को देखा था कि क्षेत्रमिति क्या होता है। तो कहने का मतलब है क्षेत्रमिति ज्यामितीय आकृतियों का मापन करना, और मापन तीन तरीके से होता है। एक होता है क्षेत्रफल, दूसरा होता है परिमाप और तीसरा होता आयतन। उसी की दृष्टि में हमने देख रहे थे कि त्रिभुज, ये आखिर त्रिभुज आखिर होता क्या है, क्या इसके कोई गुणधर्म होता है और इसके प्रकार होते तो इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो हमने पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्षेत्रमिति आखिर होता क्या है। तो क्षेत्रमिति कहने का मतलब है ज्यामितीय आकृतियों का मापन करना, और मापन कितने तरीके से होते हैं, तीन तरीके से होते हैं, एक क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप और तीसरा आयतन के बारे में। तो ज्यामितीय आकृतियां आखिर होती क्या है। तो ज्यामितीय आकृति का अगर वर्गीकरण करना चाहे अध्ययन के दृष्टि से, तो पहला क्या होता है 2D और दूसरा क्या होता है 3D। इस प्रकार से दो भागों में बांट सकते हैं। तो दोनों भागों के अंतर्गत अगर द्विविमीय आकृति में देखें तो त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, और चतुर्भुज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और एक होता है वृत्त और अर्धवृत्त। इस प्रकार से और 3D की आकृति की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या होता है, घन एवं घनाभ होता है, बेलन एवं शंकु होता है, गोला एवं अर्धगोला होता है। इस प्रकार से ज्यामिति आकृतियों का मापन करना ही क्षेत्रमिति कहलाता है, जिसके अंतर्गत हमने देख रहे थे कि त्रिभुज आखिर होता है क्या है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति कहलाता है। इसमें तीन भुजा होगा, इसमें तीन कोण होगा, और इसका अगर विभाजन करना चाहें, अगर इसका विभाजन करना चाहें तो दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक क्या, एक कोण के आधार पर, और दूसरा क्या, भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला कौन सा बनता है, समकोण बनता है, दूसरा न्यून कोण और तीसरा अधिक कोण बनता है। और इसी प्रकार से भुजा के आधार पर देखे तो पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, इन सब त्रिभुजों के बारे में कल की क्लास में देखा, और कुछ क्वेश्चन हमने इसका प्रैक्टिस भी किया है। अगर पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए, क्योंकि आज गए हैं तीसरा क्लास है और इसमें हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने पूरा प्रश्न हमने देख चुका है, इस प्रकार से एक दो तीन प्रकार से हमने देख चुका है। हम आते हैं यहाँ पर 10 प्रश्न हमने कर लिया है, और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक क्या होता है, एक भुजा का अनुपात होता है भैया, और दूसरा क्या होता है कोणों का अनुपात। अगर भुजा का अनुपात कह रहा है तो भुजाओं का परिमाप दिया रहेगा। यहां पर देखिए कोणों का अनुपात दिया है, तो कोणों का तो मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है कि किसी भी त्रिभुज में, अगर हमें क्या पता इस प्रकार से दिया है तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर इस प्रकार से त्रिभुज दिया है तो कोणों का अगर अनुपात दिया है, तो कोणों का अनुपात कहने का मतलब क्या है, और इसका है 2, इसका है 3 और इसका क्या है 4। तो अनुपात हमेशा क्या रहता है, फिक्स समान रहता है क्या, नहीं रहता। इसका मतलब 2 एक्सा, 3 एक्सा और 4 एक्सा के रूप में हम इसको कह सकते हैं जी। कहा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल कहा जा सकता है। इस प्रकार से कोणों का मान कितना है, 2 एक्सा, 3 एक्सा और 4 एक्सा है। किसके बराबर करे सर, हम क्या जानते हैं, जो हमें पता है कि जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है जी, कोणों का योग हमेशा याद रखना 180 अंश होता है। त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो 180 अंश, चतुर्भुज की बात करता तो 360 अंश लेते। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश। और अंतःकोण कितना कितना है, 2 एक्सा है, 3 एक्सा है और 4 एक्सा। सभी को जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से सबको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। यहां से 2 3 कितना होता है, 2 3 यहां से 5, और इसके साथ हो जाएगा, देखिए यहां पर 5 4 कितना 9। इस प्रकार से 9 एक्सा बराबर कितना, 180 अंश। तो एक्सा का मान पक्षांतर कर दो जी यहाँ 9 वाले को, तो एक्सा बराबर कितना हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा जी।
x का मान कितना 20 अंश। तो क्या हम इस कोणों का मान नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। 2 × 20 कर दो, यहां से 2 × 20 करेंगे तो 40 अंश हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से 4 × 20 कर दो, 4 × 20 कर दो तो 80 अंश हो जाएगा। यहां से 3 गुणा कितना कर देंगे? 3 × 20 कर देंगे, x का मान है 3 × 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। हमें क्या पूछा है? हमें पूछता है सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण कितने अंश का हुआ? तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा कोण का मान कितना है? 80 अंश है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते। देखिए इसमें क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण 13 मीटर है और आधार की लंबाई 5 मीटर है। तो आपको क्या बताना है? तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से सबसे पहले हमें समकोण बनाना पड़ेगा और यहां पर आप मान रख दो ए पी सी। इस प्रकार से आप कुछ भी मान रख सकते हैं जी, ए बी सी या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड। ऐसा समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं? हो गया। यहां पर देखो उसका कर्ण का मान कितना है? कर्ण मतलब ए वाला किसका है जी? 13 मीटर है। ठीक है, और उसका आधार की लंबाई कितना है? आधार की लंबाई मतलब ये वाला आधार कितना है? 5 मीटर है। और आपको क्या याद होना चाहिए कि ट्रिपलेट नंबर में जैसे कि 3 4 5 का रेशियो होता है, उसी प्रकार से आपको क्या याद रखना है? 5 का और 12 का और 13 का। ये भी आपका ट्रिपलेट नंबर है। मतलब समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक आधार 5 मीटर है तो लंब आपका निश्चित रूप से 12 मीटर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तब क्या करें सर? तो यहां से मान लो जी, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा जी। ठीक है, यहां से देख लो, यहाँ पर कर्ण कितना है? 13 है। 13 का वर्ग। लंब ही हमें ज्ञात करना है जी, हमें लंब ही ज्ञात करने पता नहीं, आधार तो पता है ना 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से 13 का कितना हो जाएगा? 169 बराबर कितना? लंब का क्या हो जाएगा? लंब का हमें पता नहीं जी, लंब ही हमें निकालना है। 5 पंचे 25, 25 को उधर पक्षांतर करेंगे, यहां से देखो 25 को पक्षांतर कर दो तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से 169 में 25 को घटाएंगे तो 144 मतलब 144 लंब का स्क्वायर। इसका मतलब अगर स्क्वायर में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो किसका वर्ग होता है? तो कह सकते हैं लंब बराबर कितना? 12 आ जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। याद करेंगे 5 12 13, फिर भी चलेगा। अगर याद नहीं तो ऐसा पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या बोलता है? आगे यहाँ पर देखिएगा क्या बोलता है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें पता नहीं क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। और आधार कितना है? आधार तो 5 है। हमें क्या चाहिए था? ए वाला लंब चाहिए था, ऊंचाई चाहिए था। तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो कह सकते हैं 1/2, आधार 5 है, ऊंचाई 12 है। इसका मतलब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से 2 एकम 2 छक्के 12 और 5 गुणा 6 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 30। यहां पर आगे देखिए किसमें मीटर में है, तो 30 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। हमारा आंसर कितना आया? इस प्रकार से 30 वर्ग मीटर। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो इसका लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और हमेशा याद रखना कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ग मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, इसमें देखिएगा सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसका सिलेक्शन करके आए हैं जी यहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में आधार, समकोण त्रिभुज में क्या है? आधार और विकर्ण है। इसका मतलब हमें क्या बना लेना है? यहां पर बना ले एक समकोण त्रिभुज और इसका आधार, यहां पर आधार बोलेगा
तो उस पहले वाला ही आधार रहेगा जी। आधार 4 है, विकर्ण कितना है 5 है, और फिक्स रहता है क्या, अनुपात में सदैव याद रखना है कि मान फिक्स नहीं रहता। इसका मतलब इसका आधार कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसका जो विकर्ण है 5x हो जाएगा। इस प्रकार से हमें किसका रेशियो पता है, 3 4 5 का। 3 इसका होगा, 4 ये दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। आपको वहां से नहीं, तो देखिए 3 के 9, 4 चौक 16, और 16 और 9 कितना होता है 25, जो कि 5 का है जी। पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। सेम यही पैटर्न आप लागू कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए 3 4 5 और इसके जितने भी गुणज वाले हैं सभी के सभी में पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत एक दूसरे से लिंक होता है, तो आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से लंब कितना आया 3x आया, और यहाँ पर आधार कितना आया 4x आया, और विकर्ण तो आपको दिया है जी 5x आधार भी दिया। तो त्रिभुज के परिमाप, तो परिमाप कहने का मतलब है ए बी और सी सभी का दूरी, मतलब ए से बी तक का, बी से सी तक का, और सी से 1 तक का कितना होना चाहिए 48 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा कहा रहा है। यहां से देखिए इसकी दूरी कितना है 3x है, इसका कितना है 4x है, इसका कितना है 5x है, सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48, 48 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दो जी, यहाँ पर देखो 5 4 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, 12 एक से बराबर कितना 48, तो एक का मान 48/12, और काटेंगे 12 कम 12 चौक 48, तो एक का मान कितना है 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या पूछा है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ये आपका क्या है जी क्षेत्रफल का सूत्र है, यही आपका क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा। अब यहां से आधार पता है क्या, बिल्कुल पता है। लंब पता है क्या, बिल्कुल पता है। यहाँ पर एक का मान आपका 4 तो आ गया ना, तो इसको 4 से गुणा करेंगे जी, 4 से गुणा करेंगे, इसका मतलब एक सके की जगह आप 4 रखेंगे तो 3 चौक 12 आ गया। यहाँ पर देखो 4 से गुणा कर दो तो 16 आ गया, यहाँ पर 5 में 4 का करो तो यहाँ पर 20 आ गया। हमें क्या चाहिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका मतलब 1/2, यहां से देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा 1/2 आधार ऊंचाई में, अब डायरेक्ट हम मान रखेंगे तो यहाँ पास 1/2 का वही आधार कितना है, तो आधार यहाँ पास 4x, 4x को हमने निकाल लिया तो 16 कर दो, और यहां से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। काट दो जी, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से 12 अट्ठे कितना होता है 12 अट्ठे 96 होता है, तो 96 यहाँ पास सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से वर्ग सेंटीमीटर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या बोलता है जी, बोलता है दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है समकोण त्रिभुज है, ऐसा दे रहा है। आगे क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज बीसीडी, इसका मतलब ए वाला आपका समबाहु त्रिभुज है, ए क्या है समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर क्या देता है, देता है बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मतलब बीसी की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर दे रहा है जी। ठीक है, आगे देखो ए सी का मान कितना हो जा दिया है, ए से लेकर सी का मान कितना दिया है, तो 16 दिया है जी, 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो भाई ये वाला तो आपका समबाहु त्रिभुज है, ये वाला तो आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा का मान इसका भी 8 होगा, इसका 8 तो था, इसका मतलब इसका भी 8 होगा, और 16 में अगर 8 को घटा दे तो ये वाला भी 8 हो जाएगा, इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमें क्या पूछा है, हमें पूछना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमें क्या पूछता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है जी। कैसे निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल में, मतलब छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल पूछता है, तो टोटल क्षेत्रफल में, टोटल कहने का मतलब है कौन सा त्रिभुज है, देखिएगा यहां पर समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज
इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में हमें किसका घटाना है जी, ए वाला समबाहु त्रिभुज को घटाएंगे। मतलब टोटल इसमें अगर इसको अगर हटा दिया जाए, इसको अगर हटा दिया जाए तो बचेगा तो वही ना जी, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसका मतलब समकोण त्रिभुज पूरे में आप इसको घटा रहे हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटाएंगे, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऐसा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है भाई। ठीक है, माइनस कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कर्णी 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा का मान कितना दिया है, भुजा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब 8 को आप 2 बार गुणा कर दीजिए, 8 का स्क्वायर ऐसा करके। ठीक है जी, और यहाँ पर 1/2 आधार कितना है, आधार तो यही वाला रहेगा 8। और लेकिन देखिएगा ऊंचाई, देखिएगा ऊंचाई दिया है क्या, नहीं दिया है, ऊंचाई तो नहीं दिया है। अब क्या करें, फंस तो गए ना, क्यों फंसेंगे, इसका कर्ण का मान देखो 16 है भैया, इसका कितना है जी, इसका आधार कितना 8 है, तो क्या हम लंब नहीं बता सकते, बिल्कुल बताया जा सकता है। इसमें भी पाइथागोरस में लागू कर दो ना कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। इस प्रकार से निकल जाएगा आपका लंब। ठीक है, कर्ण कितना है, 16 का स्क्वायर है भैया, लंब ही हमें ज्ञात करना है, आधार कितना है 8 का स्क्वायर है। इसको उधर पक्षांतर कर दो, इसका कितना होता है 256 होता है, इसको पक्षांतर करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, लंब का स्क्वायर, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 192 आता है, और लंब का स्क्वायर अगर पक्षांतर कर दे तो कर्णी के रूप में ऐसा हो जाएगा 192 बराबर लंब हो जाएगा। और लंब बराबर कितना, तो यहां से आप तोड़ेंगे जी, देखिएगा ठीक कैसे, एलसीएम निकाल दो, 192 का एलसीएम निकाल दो, 192 का एलसीएम निकालेंगे, किससे जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 नहीं 18, एक बच्चा, इसका मतलब 2 छक्का, उसके बाद 2 से काट दो, उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 से और कर दो, फिर 24, 2 से कर दो, फिर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से कर दो, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से कर दो 3 हो जाएगा। तो क्या बाहर निकला, एक जोड़ी, दो जोड़ी, 3 जोड़ी बाहर निकला कि नहीं, 2 का 3 जोड़ी बाहर निकला, इसका मतलब 8, और अंदर में क्या है, कर्णी 3 हो जाएगा क्योंकि बाहर नहीं निकला। तो लंबाई कितना हो गया, लंब की लंबाई 8 कर्णी 3 हो गया, यहां से लंब की लंबाई कितना 8 कर्णी 3 हो गया, यहां पर मान रख दो, यहां पर 8 कर्णी 3 मान रख दो। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, देखिए 2 एकम 2 चौक, और 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 32, कर्णी 3 माइनस कर दो, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कर्णी 3 हो गया, और इसको घटाएंगे, 32 में 16 गया तो 16 हो जाएगा, 16 कर्णी 3, ये हमारा आंसर है। लेकिन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन कैसा कैसा दिखाई दे रहा है, देखो 36.3, 27.7, 52.0, 55.4, और हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कर्णी 1 का मान लेते हैं तो 1 आता है, कर्णी 4 का मान लेते हैं इसका मतलब 2 आता है, तो कर्णी 3 इन्हीं के बीच में है, करनी 3 इन्हीं के बीच में है। अब फिक्स मान जानते तो ठीक है कि 1.73 होता है, इसका मान 1.73 होता है, गुणा कर देंगे, लेकिन हमें फिक्स मान नहीं पता है, अनुमान विधि से बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो आप 16 को आप 2 बार गुणा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 तो होगा नहीं, इसका मतलब 16 दूनी 32, तो 32 से आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्णी 3 का मान 2 से अधिक है ही नहीं, इससे कम है, इसका मतलब 32 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 32 से ज्यादा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये वाला है, देखो ठीक, हमें 32 से कम लेना है, अगर नहीं लेना चाहते तो 16.1 दशमलव समथिंग ऐसे गुणा कर दो, आपका आंसर कुछ आएगा, लेकिन आपका यहाँ 32 से ज्यादा नहीं आएगा। इसी अनुमान से आपने बना दिया कि इसका आंसर 27.7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है कि जिसकी सभी भुजाएं अगर समान है,
एक क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब ए वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला सभी भुजाएं का मान समान होना चाहिए। और कितना है, प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का है, प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ए वाला भी आपका 2 सेंटीमीटर का होगा, ए वाला भी आपका 2 सेंटीमीटर का है। और हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें याद हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि 2 क्लास हो गया जी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि कर्णी 3/4 और भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से भुजा की जगह आप रख दो, 2 है तो 2 का वर्ग है, इसका मतलब 2 बार गुणा करेंगे जी, 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4 और 4 के साथ कट जाएगा, कुल मिलाकर कर्णी 3 आया। तो कर्णी 3 वर्ग सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्वेश्चन, सीजी व्यापम 2014 का क्वेश्चन है जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसमें डायरेक्ट क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट दिया। सूत्र तो पता है ना, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है यहाँ पर क्षेत्रफल 24 कर्णी 3 दिया है, सूत्र क्या होता है, कर्णी 3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो 24 कर्णी 3, पक्षांतर कर दो जी, यहाँ पर भुजा बस को रखो, भुजा बस से काम है, क्योंकि हमें परिणाम पूछा है जी, परिमाप पूछा है। तो परिमाप जहां पर पूछे हमें किसका काम होता है, भुजा का काम होता है। तो इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे तो 24 कर्णी 3 तो वही रहेगा, 4 नीचे में है तो ऊपर में चला जाएगा, कर्णी 3 ऊपर में तो नीचे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से काटेंगे तो कट गया जी। तो ए का स्क्वायर कितना, 24 गुणा 4 ऐसा हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 24 गुणा 4 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, इसका वर्ग करके तोड़ेंगे, या आप इसको गुणा करके आप तोड़ेंगे, उससे अच्छा इसको अलग अलग कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 6 चौक 24, मतलब 6 चौक 24 और 6 को और तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, और यहां से 2 गुणा 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 गुणा 2 हो जाएगा। क्या क्या बाहर निकला, 1 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, मतलब 2 की जोड़ी में आपका क्या बाहर निकला, इसको तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड किए तो ए वाला आया जी। और इसमें क्या क्या बाहर निकला, सिर्फ इसका जोड़ी बाहर निकला, मतलब 2 दूनी 4 करनी 6, ये आपका क्या है, भुजा है। तो ए का मान कितना आया, भुजा आपका कितना आया, 4 करनी 6 आ गया जी, क्या है, भुजा। और त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, समबाहु त्रिभुज में समान भुजा होते हैं। इसका मतलब आप 3 बार जोड़ेंगे या आप 3 का गुणा कर दो, इस प्रकार से 4 या 12 करनी 6 सेंटीमीटर आपका परिणाम है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, कर्णी 3/2 भुजा, इस प्रकार से कर्णी 3/2 भुजा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो बनाने की आवश्यकता है। बार बनाना चाहते हैं तो इसका पहले वाले जो क्लास हमने लिया है, क्लास नंबर 2, उसमें हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसको जरूर देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भुजा ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कर्णी 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 25 कर्णी 3 दिया है, 25 कर्णी 3 दिया है। ठीक है, पक्षांतर कर दो, भुजा बस को साथ में रखो एक साथ, और बाकी सबको पक्षांतर कर दो। यहां से 4 नीचे में तो ऊपर में चला जाएगा, ए वाला कर्णी 3 ऊपर में तो नीचे में चला जाएगा। तो इसको काट दो, तो ए का स्क्वायर बराबर कितना, 25 गुणा 4, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट ऐसा ले लेंगे 25, और यहां से 4, 25 का कितना होता है, 5 होता है, और 4 का 2 होता है, इसका मतलब 10। यहां पर देखिए किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऐसा बनेगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसमें देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब थोड़ा सा कठिन आ रहा है सवाल, देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा ऊंचाई पी है, तो हमें
बी स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें बनाना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज, और इसी समबाहु त्रिभुज में हमने भुजा का मान ए रखेंगे क्या? नहीं, ए मत रखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या रखते हैं? चलिए मान के रखते हैं, यहाँ पास एक सा रखते हैं, यहाँ पास एक सा रखते हैं, यहाँ पास एक सा रखते हैं। क्यों रखते हैं भुजाओं का मान एक सा? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्षेत्रफल में ए दिया है। अगर हम भुजा भी ए मान लेंगे, क्षेत्रफल भी ए दिया है, तो वहां पास तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने भुजा का मान यहाँ पर एक सा रखा है। और देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? इसी में देखिएगा कितना दिया, ए दिया है। ठीक, ए दिया है जी, बिल्कुल दिया है। और क्षेत्रफल कितना होता है? कर्णी 3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब एक सा का स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा ऐसा। ठीक, अब समझ में आया क्यों अलग अलग लिए? यहाँ पास भी ए का स्क्वायर लेते तो आप काट देते, जबकि ए वाला ए क्षेत्रफल वाला है और हमें क्या चाहिए? भुजा वाला चाहिए। तो दोनों का मान अलग अलग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वह ऊंचाई भी है, तो इसी का समबाहु त्रिभुज में, इसका समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना होता है? ऊंचाई यहाँ पर दिया है बी, जबकि ऊंचाई होता है कर्णी 3/2 और सिर्फ भुजा होता है ऐसा। तो भुजा ए रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, भुजा तो हमने एक सा माना। माना भुजा, माना भुजा कितना है? एक सा है। ठीक है जी, अलग मानो, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल अलग दिया है। अब क्या देता है? बी का स्क्वायर बटे ए, मतलब बी का स्क्वायर बटे ए। तो ये आपका बी का मान कितना है जी? बी का मान यहाँ पर देख लो, ए का मान यहाँ पर देख लो, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कर्णी 3/2 एक सा, ये आपका बी है। और इसी का आप क्या करेंगे जी? इसी का आप स्क्वायर करेंगे, बटे में क्या लिखेंगे? कर्णी 3/4 और ए का सॉरी एक सकर करेंगे। देखिए कंफ्यूजन हमें भी हो रहा है, तो बेसिक सा बात है कि आपको भी कंफ्यूजन होगा, तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अलग अलग मान रख लो। देख बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर नहीं दिया है जी, सिर्फ ए का मान रखना, तो ए का मान रख दिए। ठीक है, इतना रख दिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पास क्या क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पास क्या क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पास स्क्वायर करेंगे तो कर्णी 3 का क्या हो जाएगा? कर्णी 3 का देखो, यहाँ पास कर्णी 3 का मतलब 2 बार गुणा कर रहे, कर्णी 3 का 2 बार गुणा कर दे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। एक सका क्या हो जाएगा? एक सका स्क्वायर हो जाएगा जी ऐसा। ठीक है, इसके बाद नीचे देख लो, नीचे में कर्णी 3/4 एक सका स्क्वायर ऐसा। कौन कौन कटेगा? ए वाला इसके साथ कट गया, 4 वाला इसके साथ कट गया, बचा क्या? बचा क्या? 3 कर्णी 3 बच गया जी। अनुपात में देख लो ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पास इसका परिमेयकरण कर दो, अगर नहीं है तो परिमेयकरण कर दो, मतलब कर्णी 3, अब दोनों साइड में गुणा कर दो। ठीक है, दोनों साइड गुणा कर दिए तो नीचे वाला क्या आया? नीचे वाला 3 आ गया, मतलब 3 कर्णी 3, और नीचे वाला का क्या हो जाएगा? 3, और ऊपर वाले के साथ नीचे वाला कट गया। इसका मतलब इसका मान कितना है? कर्णी 3, और नीचे में क्या है? 1 आ गया जी ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप नीचे में इसको एक डालो या ना डालो, मान तो वही रहेगा, बदल जाएगा क्या? अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब कर्णी 3 इसका सही आंसर है जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे जी, यहां पर क्या देखेंगे? एक समबाहु त्रिभुज में क्या बोलता है? प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया जाता है, मतलब हमें क्या लेना है? प्रत्येक भुजा पर एक वर्ग लेना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज ही चाहिए, समबाहु त्रिभुज ही चाहिए। यहां पर देखिएगा सबसे पहले हमने क्या लिया? समबाहु त्रिभुज ऐसा ले लिया, और इसकी प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 8 है। इसका मान कितना? 8 है। इसका मान कितना? 8 है। इसका मान कितना? 8 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा का मान, समबाहु त्रिभुज है। और क्या बोलते हैं? प्रत्येक भुजा से, प्रत्येक भुजा से आपको मतलब 8-8 सेंटीमीटर लेकर ऐसा आपको बनाना है। एक वाला बना कि नहीं? बिल्कुल बन गया। दूसरा वाला बनेगा क्या? दूसरा वाला 8-8 का ये वाला बनेगा। तीसरा वाला इस भुजा से लेंगे तो कैसे बनेगा? इस प्रकार से बन जाएगा जी। तो देखो अब हमारा बन गया प्रश्न, अभी प्रश्न बना है, सॉल्यूशन नहीं हुआ है।
तो प्रश्न क्या बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज में हमारे पास क्या है, ए वाला अंदर का एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा पर एक वर्ग बना दिए जी, और प्रत्येक भुजा का मान कितना 8 है। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल मतलब पूरे आकृति का क्षेत्रफल बनाएंगे। तो देखिएगा अगर वर्ग की बात करें, अगर वर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा जी, और ए का स्क्वायर कितना होता है, एक का होता है 8, भुजा है जी, 8 ही 8 कितना 64। तो एक का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 64 है। इसका क्षेत्रफल की बात करें, अगर पहले वाले क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कितना है 64 है, इसका भी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 64 64 है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है, कर्णी 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब कर्णी 3/4 भुजा कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार गुणा कर दो, 4 एकम 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना 16 कर्णी 3। इस प्रकार से सभी को जोड़ देंगे, 64 को आप 3 बार जोड़ेंगे, 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस ये वाला करेंगे जी 16 करनी 3, 16 करनी 3। इस प्रकार से 64 3 बार जोड़ो तो कितना आता है, यहाँ पास 192 आएगा प्लस 16 करनी 3। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 192 प्लस 16 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऐसा बनेगा। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का निकाल लो या वर्ग का निकाल लो, वर्ग का अगर एक का निकाल ले बाकी को निकालने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 करनी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना दिया जी, 4 करनी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक भुजा दिया मतलब प्रत्येक भुजा यहाँ पर क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ऐसा है, इसकी प्रत्येक भुजा कितना 4 करनी 3 है, 4 करनी 3 है, 4 करनी 3 है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, करनी 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है, इसी में मान रख दो जी। भुजा का मान कितना है, भुजा का मान 4 करनी 3 है, मतलब करनी 3/4 और यहां से क्या हो जाएगा 4 करनी 3 का वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन करेंगे जी, यहाँ पर करनी 3/4 का वही रहने दो, यहाँ पर 2 बार गुणा कर दो, 4 चौक कितना 4 चौक 16 और यहां से करनी 3 का 3 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आना चाहिए जी। ठीक है, समझ में आना चाहिए तभी काम बनेगा। यहां से देखो 4 एकम 4 चौक 16, इसका मतलब 4 ते कितना हो जाएगा 12 करनी 3 और किसमें है, किसमें है सेंटीमीटर में है, तो 12 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 12 करनी 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहते हैं देखिएगा, एक समद्विबाहु मतलब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। अगर आपको क्या दिया है, आधार दिया और इसकी ऊंचाई दिया है तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, जैसे यहां पर क्या देता है ऐसा त्रिभुज दिया है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज दिया है मतलब समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया है जिसमें से प्रत्येक भुजा न कहकर क्या कहेंगे, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और यहां पर देखिएगा इसका आधार कितना है, आधार है 12 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कोई भी त्रिभुज रहे जहां पर आपको आधार दिखे, जहां पर आपको आधार दिखे और साथ में आपको क्या दिखे, ऊंचाई दिखाई दे, वहां पर डायरेक्ट मान रख देना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण है, समद्विबाहु रहे, समद्विबाहु रहे, समबाहु रहे, जहां पर भी आपको आधार और ऊंचाई दिखाई दे आपको मान रख देना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज में इसलिए तो आपको भुजा देता है, आधार की लंबाई के साथ साथ आपको लंब की लंबाई नहीं देता जी, क्योंकि बनाना पड़ता है, इस तरह काम करना जरूरी है। 1/2 आधार कितना है 12 है, उसकी ऊंचाई 9 है। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे 2 एकम 2 छक्का मतलब 6 गुणा 9
9 पंचे 45, 9 छह का कितना 54 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आगे बढ़ते चलिएगा। यहां पर देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप कितना है? 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको आधार नहीं दिया है, अब इसमें आपको आधार नहीं दिया, कहां पर आधार दिया है? और त्रिभुज का क्या बोलता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो इसको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर क्या देता है। ठीक है, यहां पर दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब कितना है? त्रिभुज से शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब, मतलब यहां से यहां तक खींचा गया लंब कितना है? 8 है। 8 कितना है? 8 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आपको याद रखना है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए भुजा और ए भुजा। मान के चले ए है, इसका भी ए है। ठीक है, परिमाप कितना दिया है? मतलब इन सबका योग कितना है? 64 सेंटीमीटर दिया है। आधार आपको बिल्कुल नहीं दिया है, तो आधार मान ले, बिल्कुल मान लेते हैं जी। अगर इस प्रकार से लंब डालता है तो इसका मान वही रहेगा जो इसका मान है, तो मान के चलिए एक मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, आधार कितना मान ले? यहां से यहां तक एक सा, यहां से यहां तक एक सा मान ले। अब यहां पर देखिए इसका परिमाप, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक परिमाप कितना? 64 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए प्लस ए, और इसका क्या हो जाएगा जी? एक से प्लस एक से कितना है? 64 है। तो यहां से 2a प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 64। और दो को अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा, कॉमन निकलेगा a प्लस एक्स और दो को इधर पक्षांतर कर दे, a प्लस एक्स बराबर 64/2 हो जाएगा। तो a प्लस एक्स का मान कितना आया जी? 32 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फिर भी हमें आधार नहीं मिला है, आधार नहीं मिला है। अब क्या करें सर? अब क्या करें? हमें इसका मान चाहिए। अगर हमें इसका मान चाहिए तो देखिए ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है जी। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण जहां पर किया वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है? समकोण त्रिभुज लगेगा। समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के योग के बराबर होते हैं, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है जी। इस प्रकार से बनेगा। कर्ण यहाँ पास क्या दिया? ए दिया है, ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया? इसी को तो निकालना है, लंब ही तो निकालना है भैया। तो लंब यहाँ पास क्या दिया? पता नहीं है जी। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो आधार यहां से देखो, समकोण त्रिभुज इसकी बात करना, तो आधार हमें क्या लेना? एक्स का स्क्वायर लेना। पक्षांतर कर दो तो एक्स ए स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। यहां से देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या पता है? ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है कि नहीं? बीजगणित सूत्र होता है। तो इसी बीजगणित सूत्र से हम क्या कह सकते हैं? इसी बीजगणित सूत्र से हम कह सकते हैं ए माइनस एक सा और ए प्लस एक सा कह सकते हैं बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा जी। ऐसा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब देखिएगा, यहां से देखिएगा ए प्लस एक से कितना है? ए प्लस एक से ए तो है ना, ए तो है। इसका मान कितना आएगा? 32 है जी। ठीक है, ए ए प्लस एक से कितना है? 32 है। ठीक है, और इसका मान कितना है? ए माइनस एक से हमें ज्ञात करना है जी। हमें लंब चाहिए, तो लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात हो जाएगा क्या? बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा जी। हमें लंब का स्क्वायर बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पर आगे
ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से लंब का मान कितना है, तो यहाँ पर लंब का मान आपको कितना दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है, 8 है। तो लंब का भी मान तो हम रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 32 तो ए वाला हो गया, ए माइनस एक से इसका हो गया, और लंब का स्क्वायर मतलब 8 8 64 हो गया जी। इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ए माइनस एक्स बराबर 64 बटे कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब ए माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, 32 से कम, 32 दूनी 64, तो आया। अब देख लो समीकरण, समीकरण एक, समीकरण यहां से, दूसरा समीकरण यहां से, और समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर किस प्रकार से जोड़ा जाता है सर, तो जोड़ने का तरीका भी मालूम है जी। यहाँ पर देखो ए प्लस, ठीक है, यहाँ पास ए प्लस एक से कितना है, 32 है। यहां से ए माइनस एक से कितना है, यहां से आपको क्या देखना है, ए माइनस एक से कितना है, 2 है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ कर निकाल सकते हैं या घटा कर निकाल सकते हैं। चलिए जोड़ेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा जी, यहां से कितना हो जाएगा, या घटाकर कर सकते हैं। घटाकर क्यों, क्योंकि हमें एक सा का मान चाहिए। अब जोड़ेंगे तो ए निकलेगा, इस चीज को घटा देंगे, जैसे कि ए प्लस एक से बराबर कितना है, 32 है, और ए माइनस एक से बराबर कितना है, 2 है। दोनों को अगर घटाएंगे तो 2 एक से बराबर 30 आ जाएगा, और एक का मान कितना, एक का मान यहाँ पर देखो तो 15 आ जाएगा जी। ठीक है, तो एक सब का मान कितना, यहां से लेकर यहां तक 15, और ये वाला भी 15 हो गया। तो आधार कितना है, यहाँ आधार कितना है, टोटल को जोड़ना है। आधार आपका कितना है, 30 आ गया। और किसी भी त्रिभुज में अब क्या फॉलो होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका मतलब क्षेत्रफल की बात करेगा, 1/2 आधार कितना है, 30 है, और ऊंचाई कितना है, 8 है। इसका मतलब आप कहेंगे 2 एकम 2 चौक 8, और आगे हो जाएगा, यहां से देखिएगा, ठीक, सॉरी यहां से 30, ठीक, यहां से 30, 1/2 30 गुणा 8। इस प्रकार से करो, 2 एकम 2 चौक 8, और 30 गुणा 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 या 12, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर आप जोड़कर निकाल सकते हैं, जैसे कि ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 17 आ जाएगा, और यहाँ पर सब मान रखेंगे तो फिर आपका एक का मान आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, या आप एक का मान निकाल कर दूसरा का भी मान निकाल सकते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। यहाँ पर क्या देता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसके भुजाओं की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और कितना है जी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कह रहा है, ठीक है, देखिएगा यहां पर डायरेक्ट बन जाएगा। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए वाला और ए वाले भुजा समान होगा। ए वाला ए वाला भुजा समान होगा, मतलब 10 10 दो बार दिया है, तो ये कितना का है, 10 सेंटीमीटर का है। ए वाला कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और भुजाओं की लंबाई मतलब ए वाला कितना है जी, 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। और त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कितना, 15 सेंटीमीटर होता है, ऐसा दिया है। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, हमें क्या पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा याद रखें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। किसी भी त्रिभुज की बात करें, आधार गुणा ऊंचाई, जहां पर आपको आधार दिखाई दे, ऊंचाई दिखाई दे, यहाँ पर तो 12 जैसे हम ज्ञात कर रहे थे कि नहीं, यहां से ज्ञात ही तो किए हैं ना, टोटल ही ज्ञात ही किए हैं। इतना सब लोचा करने का कारण क्या है, ये सब हमें चाहिए, आधार ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है तो हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। 1/2 आधार कितना है, 12 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 15 दिया है। डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो, यहाँ से 2 एकम 2 छक मतलब 6 गुणा 15 करेंगे, और 15 छक्के कितना होता है जी, 15 छक्के होता है 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 90 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऐसा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण जहां पर आया भैया, समकोण जहां पर आया वहां पर डायरेक्ट अप्लाई किसका करेंगे, समकोण वाला अप्लाई करेंगे। क्या बोलता है, समकोण बोला और समद्विबाहु बोला है,
इसका मतलब क्या ए भुजा, ठीक है जी, क्या ए भुजा पहले वाला भुजा और दूसरा बराबर हो सकता? नहीं हो सकता। कर्ण के साथ कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर होगा, तभी समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा ऐसा। और क्या बोलते हैं, कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 10, कर्णी 3 है जी ऐसा। सॉरी कितना है? 10 कर्णी 2 है, ठीक है, सेंटीमीटर है। उसका लंब ज्ञात कीजिए। अब हमें लंब ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अगर ये बराबर है तो इसका मान हमने ए रखा, या अगर ये बराबर है इसका मान भी हमें ए रखना पड़ेगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। लंब क्या होता है? ए का स्क्वायर। आधार कितना? ए का स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा? 10 कर्णी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा जी? 2a² बराबर 10 कर्णी 2, ठीक है। इसको पक्षांतर कर दो, ठीक है, पक्षांतर करेंगे जी, ठीक है। इसका भी तो अभी वर्ग कहाँ किए, तो इसका तो वर्ग करना पड़ेगा ना ऐसा, तो वर्ग कर दो जी, इसका वर्ग कर दो तो 2a² बराबर कितना हो जाएगा? तो यहां से देखो दद्दाम 100 और इसका हो जाएगा 2। इस प्रकार से 2 से 2 कट गया और a का स्क्वायर बराबर कितना? 100। तो a का कितना हो जाएगा? 10। इस प्रकार से भुजा का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा जी, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको क्षेत्रफल वाला जितना भी सूत्र है एक बार याद करना है, और कौन सा सूत्र कहां पर अप्लाई करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जी। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते चलिएगा। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, वैसा ही त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब पहले वाला और दूसरे वाला बराबर रहेगा, ए है तो ये भी ए हो जाएगा ऐसा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 64 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमें इसको लागू करना है क्या? नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितना दिया है जी? क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग दिया है, ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो a का स्क्वायर और नीचे में 2 है जी ऐसा 64, ठीक, a का वर्ग 64 गुणा 2, ठीक है। a को आप पक्षांतर करेंगे इधर 64 गुणा 2 और 8 बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा 8, लेकिन 2 का कोई जोड़ी नहीं इसलिए अंदर में रह गया। भुजा का मान कितना है? भुजा का मान कितना है? 8 कर्णी 2, ठीक है। 8 कर्णी 2 आपका भुजा का मान हो गया। यहां से क्या प्राप्त हुआ? 8 कर्णी 2 भुजा का मान हो गया। 8 कर्णी 2 भुजा का मान हो गया। तो क्या आप नहीं बता सकते? क्या आप कर्ण का मान नहीं बता सकते? आसान है बताना। कैसे बताना? इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लंब कितना है? तो लंब यहाँ पर देखिएगा 8 कर्णी 2 है, इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है। किसके साथ जोड़ेंगे? इसका वर्ग निकाल कर जोड़ेंगे और इसी का मान करेंगे 8 करनी 2 आधार उछले के साथ ऐसा। आठी आठी कितना होता है जी? 64, यहां से 2 प्लस आठी आठी कितना? 64, यहां से गुणा 2। इस प्रकार से इसको 2 बार गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और इसका 6 दूनी 12 और 128, और 128 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे, ठीक है, 128 को आप 2 बार जोड़ेंगे तो आठी आठी कितना होता है जी? यहाँ पर 8 8 16 का 6 हासिल है 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 का 2। इस प्रकार से कर्ण का वर्ग कितना आया? कर्ण का वर्ग 256 आया, और वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो कर्ण बराबर 256 कर्णी में चला जाएगा, और किसका होता है? 16 का होता है, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? कर्ण का मान आ जाएगा यहाँ पास 16 सेंटीमीटर, यहाँ पास कर्ण का मान 16 सेंटीमीटर आ जाएगा जी, ठीक है। इस प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज जहां पर दिखाई दे दो ही चीज अप्लाई करना है। कौन कौन सा? पहला एक आप इसका क्षेत्रफल अप्लाई करेंगे,
ठीक है। और दूसरा कौन सा, दूसरा आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। इन दोनों तरीके से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आधार ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर सकते, इजी है। कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा है, समद्विबाहु है, इसका मतलब ए वाला भुजा और ए वाला भुजा समान रहेगा। क्षेत्रफल क्या दिया है, तो इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लागू होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई लागू होगा, और इसका मान कितना है जी, 36 है। इस प्रकार से 1/2 आधार कितना ए है, ऊंचाई कितना ए है, बराबर 36, इसका मतलब ए का स्क्वायर बटे 2, और यहां से 36, और इसको पक्षांतर करेंगे ए का स्क्वायर, तो 36 गुणा 2 हो जाएगा। ए इसका करनी में हो जाएगा 36 गुणा 2, और यहां से 6 हो जाएगा, लेकिन ये वाला बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब 6 करनी 2 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक भुजा का मान है। इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा, 6 करनी 2, और यहां से भी आपका आ जाएगा 6 करनी 2, और यहां पर आपको कमेंट करके बताना है जी। अगर आपने समझ चुका है तो कमेंट करके बताइएगा, कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट में आपका एक ही आंसर दिखना चाहिए कि इसका कर्ण का लंबाई इतना होगा सर। ठीक है, तो इसका लंबाई आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जी। इसका भुजा कितना है, आधार वही है जो लंब होगा 6 करनी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। ठीक है, मिलाए गए, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कैसा बोलता है, त्रिभुज का मतलब यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज लेना पड़ेगा। इस प्रकार से त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया, त्रिभुज हो गया। आगे क्या करना पड़ेगा, आगे इसमें देखिएगा क्या क्या बोलता है उसको देखो। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर वाला, मतलब 12 सेंटीमीटर इसका मान है, 18 सेंटीमीटर इसका मान है, टोटल यहां से लेकर यहां तक बोल रहा है ना। ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक कितना है, ए वाला 12 सेंटीमीटर है। ए वाला कितना है जी, ए वाला यहां से लेकर यहां तक कितना है, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु ए होगा, इसका मध्य बिंदु ए होगा, इसका मध्य बिंदु ए, और इन्हीं तीन भुजाओं को अगर ऐसा मिलाया जाता है, ठीक है, अगर इन्हीं तीन त्रिभुज को मिलाया जाता है, तो इस अंदर बनने वाले त्रिभुज का देखिए, इससे ठीक बीच में बनने वाले त्रिभुज का, इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए और लंबाई चाहिए, लंब की लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ऐसा। अगर ए नहीं है तो तीनों भुजा चाहिए, और जहां पर तीनों भुजा दिखा तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लग जाता है, एस एस। उसके बाद देखिएगा एस वाला फार्मूला लग जाता है, लेकिन करनी रहता है, करनी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस प्रकार से। और जहां पर एस क्या है, एस यहाँ पर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऐसा है। हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, उसको तो पहले देखो, हमें अंदर वाला एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, ना कि बाहर वाले का। तो भुजाओं का मान अलग हो जाएगा, तो भुजाओं का मान कैसे अलग होगा सर, तो यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, भुजाओं का मान अलग कैसे होता, यहां से लेकर यहां तक टोटल 12 है, तो ए वाला भी आपका 6 हो जाएगा, ए वाला भी 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 18 है तो ए वाला भी 9 होगा, ए वाला भी 9 होगा, बिल्कुल होगा। ए वाला आपका 13 होगा, ए वाला 13 होगा। लेकिन सर हमें तो ए वाला चाहिए ना, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, यहां पर कहा है मध्य बिंदुओं को अगर मिलाया जाता है, मध्य बिंदु कहने का मतलब है दो भाग में तोड़ना, और जैसे दो भाग में तोड़ा तो दो अलग अलग भागों में विभाजित हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो देखिएगा यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर, पहले वाला पहले इंक्लूड कीजिएगा, यहां से लेकर ए वाला क्या है, आपका समांतर रेखा है। समांतर रेखा कहने का मतलब है, सोचिएगा अगर इसका लंबाई अगर 6 है तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इसका लंबाई 6 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट
ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट क्या है, समांतर है जी, समांतर है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ना है, इसका मतलब यहां से लेकर ये वाला भी क्या हो जाएगा, ना होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब समझ चुके हैं। इसका मतलब कह देंगे कि यहां पर देखिएगा ए वाला पॉइंट और ए वाले पॉइंट से ए वाला 13 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट करो या समझ कर करो, आधा बोला तो डायरेक्ट आधा आधा करके भुजा का मान ले लो। इसका मतलब इसकी तीन भुजाएं कौन कौन सा, 13 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, और कौन सा एक 6 हो गया। हमें अर्ध परिमाप चाहिए, एस का मान चाहिए, तो बटे 2 कर देंगे जी। अब इसको जोड़ो कितना होता है, 9 6 15, और 15 और 13 कितना होता है जी, 28 होता है। इस प्रकार से देखो 9 6 कितना होता है, 15, और यहां से 28 होता है, 28 बटे 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा अर्ध परिमाप। अब यहां से मान रख दो जी, यहां से मान रख दो, यहां से मान रखेंगे, 14 हो गया। 14 में आप क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे पहला भुजा। 14 में आप दूसरा भुजा घटाएंगे, 9 घटाएंगे। 14 में आप 6 घटाएंगे, तीसरा भुजा घटाएंगे, तो इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा 14 गुणा 1 गुणा, यहां से देखो 9 ले 10 11 12 13 14 5 आया, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आ जाएगा जी, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब इसको आप भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो, कितना कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक, 5 का 5 रहेगा, यहां से 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा किसका किसका जोड़ी बना, जिसका जोड़ी बना उसको बाहर निकाल दो जी। देखिए इसका जोड़ी बन रहा है, 2 बाहर निकला, इसका जोड़ी बना, 2 का जोड़ी बाहर निकला, ठीक है। अंदर में क्या है, 7 और 5, 7 पंचे कितना 35, 2 दूनी 4, 4 करनी 35, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र किसमें दिखाई दे रहा है, 4 करनी 35, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक, 4 करनी 35 वर्ग सेंटीमीटर कह देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ऐसा जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न समझने वाला था, बस भुजाओं का मान आपको निकालना था, तय करना था कि कौन सा भुजा में लेना है, तो अंदर का निकल गया ऐसा। आगे देखेंगे जी, यहां पर देखते देख CGPSC ADS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लंबा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन लंबा बिल्कुल नहीं है। क्या बोलता है यहाँ पास, बोलता है तो देखिएगा ध्यान से, क्या बोलता है यहाँ पास कि त्रिभुज में, किसमें, इस त्रिभुज में एबीसी में, पूरा पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई ए बी भुजा की लंबाई के 3 गुना से 5 कम है। इसका मतलब आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा भैया, आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहां पास मान भी रखना पड़ेगा, जहां पास आपको मान भी रखना पड़ेगा, इसका मान ए रख दो, इसका मान बी रख दो, इसका मान सी रख दो, ऐसा बोल रहा है। क्या बोलता है, त्रिभुज में बीसी की भुजा, मतलब बीसी की भुजा का मान ए बी की भुजा, ए बी के भुजा के 3 गुना से, मतलब ए बी के भुजा के 3 गुना से, 3 गुना कर दिए, 3 गुना से 5 सेंटीमीटर कम, ऐसा, ठीक है, ऐसा है। इसका मतलब हमें ए बी का मान चाहिए, मान के चल ले लेते हैं x सेंटीमीटर, इसका हो गया जी। ए बी का मान कितना है, x सेंटीमीटर हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। अब हमें बीसी की भुजा का लंबाई चाहिए, तो बीसी का भुजा का मान कितना है कि ए बी की भुजा की लंबाई से 3 गुना से 5 कम है, मतलब ए बी की लंबाई हमने 1 सा माना, तो 3 गुना से कितना 5 कम है। इसका मतलब बीसी का मान कितना हो जाएगा भैया, तो बीसी का मान 3 1 सा -5 होगा, 3 1 सा -5 हो गया। आगे और बढ़ लो, भुजा एसी की लंबाई, अब एसी की लंबाई कहता है, भुजा एसी की लंबाई कहता है ए बी की लंबाई से, मतलब ए बी की लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब डायरेक्ट एक्स माइनस ना हो जाएगा जी, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ना हो जाएगा, तो एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा हो गया, हुआ कि नहीं। अब क्या बोलते हैं, यदि त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर समझ गए ना, क्या बोलना चाहता है, बोलना चाहता है कि इन सभी को आप आपस में जोड़ दो, तभी तो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब तो वही होता है ना। तो क्या क्या है, एक्स है, पहले क्या है, पहले है यहां पर देख लो, पहले एक्स है,
उसके बाद देखो दूसरा वाला 3x माइनस 5 है। तीसरा वाला देख लो x माइनस 9 है। तो तीनों भुजाओं को हमने ऐसा जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए, ऐसा दिया है जी। सबको जोड़ देंगे जी, एक्स प्लस 3x माइनस का माइनस रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 9 का 9, और सेम टू सेम ऐसा। और यहां से जोड़ो तो 3 1 कितना होता है, 4 होता है, और इसके साथ हो जाएगा 5 हो जाएगा जी। देखो 3 1 4 और इसके साथ 5 एक सा हुआ। यहां से देखो 9 5 कितना होता है, 9 5 कितना होता है, तो 9 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 9 से 1 10, 14 हो जाएगा। तो 14 बराबर कितना, 64। पक्षांतर कर दो जी, पक्षांतर कर देंगे तो यहां से देखो 5 एक सा बराबर कितना, 64, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से प्लस हो जाएगा। कहां पर गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सा देखिएगा, कहीं ना कहीं ये कटने वाला में ही आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा हल्का सा। ठीक है, हमने क्या गलत कर दिया, 9 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यहाँ पास 9 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पास बस थोड़ा सा अंतर था, बस इसको हमने प्लस करना भूल गए, क्योंकि अधिक बोला है, अधिक बोला है, इसका मतलब प्लस करना जरूरी है जी। अधिक बोला है तो प्लस करना जरूरी है। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे, यहाँ से देखो जी, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो प्लस 4 बराबर 64। क्यों हमने जाना कि गलत हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कटने वाला रहता है, इसमें कोई पॉइंट वगैरह में नहीं आता, इस प्रकार से क्वेश्चन में पॉइंट वगैरह नहीं आता। अगर आप सवाल भी बना रहे हैं, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है तो आप जान सकते हैं, पॉइंट में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, पॉइंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पास आपका ऑप्शन भी पॉइंट में नहीं दिया है, तो पॉइंट में आने की संभावना है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया जी। तो 5 एक बराबर क्या हो जाएगा, 64 माइनस 4, और 5 एक बराबर कितना, 60, और एक मान कितना, 60/5, इसलिए 5 एकम 12 पंचे 60, तो एक मान कितना आया, 12 आया। तो एक मान कितना, 12 सेंटीमीटर आया। तो एक मान यहां से कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। यहां से क्या कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना होता है, 12 8 20, और इसके साथ 21 हो जाएगा। इसका देखो जी, 12 गुणा 3 माइनस 5 कर दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, माइनस 5, इसका मतलब 31 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा की 75% की लंबाई क्या है। तो सबसे छोटी भुजा आपको यहां पर दिख रहा होगा 12, तो क्या 12 डाल दूं क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं होता। ठीक, पूरा सवाल को भी पढ़ना है, 75% बोला है, इसका मतलब 12 का 75% क्या होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो देखो यहां से 25 दिया, 25 चौक 4 एकम 4 तिया 12, इसका मतलब 3 गुणा 3, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से पूरा बनाने के बाद अगर आपने इसको नहीं देखा होता, 75% पूछा है, तो ऑप्शन ए को डालते, ना किसी को डालते। तो सवाल को पूरा पढ़ना भी जरूरी है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है अंतिम प्रश्न, देखिएगा, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। कितना कितना दिया है जी, 15 मीटर, 20 मीटर, और कितना दिया, 25 मीटर दिया है। मल्टीपल में है देखो, अलग अलग एस वाला फार्मूला से मत लगाओ। क्यों मत लगाए, क्योंकि देखो यहाँ पास ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब 15 का वर्ग, मतलब कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। और जहां पास ये लगता है वहां पर समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो चेक कर लेते हैं, क्या 25 का वर्ग 15 के वर्ग प्लस 20 के वर्ग के बराबर होता है, बिल्कुल होता है जी। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। यहां से देखो 15 का 225 प्लस 400, इसका मतलब 625 ही आएगा। दोनों साइड बराबर बराबर है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आपका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहां पर साफ साफ दिखता है क्षेत्रफल का कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल लगा दो जी, 1/2, ऊंचाई आधार कौन सा होगा,
कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वाला हमेशा कर्ण रहता है। बाकी सबको अपने हिसाब से लगा लो 20-15 ऐसा करके, क्योंकि यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 गुणा उसके बाद 15 कर दो, आगे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 दहा 10 गुणा 15, इस प्रकार से 150 आया। ठीक, 150 आ गया। और आगे बढ़े, क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी जरूरी है। इतना तक से हमने पढ़ा, तब हमारा आंसर कितना है? 150 आ गया। तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति मीटर की दर से, मतलब प्रत्येक क्षेत्रफल में प्रत्येक में 5 रुपए का लगता है, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे, 15 पंचे 75, तो 750 रुपए आपका खर्चा लगेगा। ये आपका क्षेत्रफल नहीं है, पैसा है। पैसा है तो कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इतना रुपए का खर्चा लगेगा बोने में। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? त्रिभुज पूरा बनता है, जिसमें से हमने क्या देखा? समकोण त्रिभुज देखा, समद्विबाहु त्रिभुज देखा, विषमबाहु त्रिभुज देखा, और भिन्न भिन्न प्रकार के पैटर्न देखे। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज को कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं? तो 5 प्रकार से, एक वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समांतर, चौथा समचतुर्भुज, और पांचवा है समलंब चतुर्भुज। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें इस प्रकार से प्रोत्साहन दीजिएगा, ताकि हम आगे इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपके लिए लाता रहे। और जहां पर व्यापक द्वारा पूछा गया, पीएससी द्वारा पूछा गया, और भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है और किस प्रकार से बनेगा, उस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए ला सके। मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।